हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, यूपी आर्विनल में टेक्नीशियन के पोस्ट पर कुल 118 पदों की वैकेंसी जारी हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन कंपनी है ना, इन्होंने इस वैकेंसी को हरी झंडी दिखा दिया है। और दोस्तों, इससे भी डबल खुशी वाली बात बता दूं मैं आपको कि यूपीपीसीएल TG2 में कुल 2400 पदों पर बहुत ही जल्द दोस्तों वैकेंसी आपकी नजरों के सामने होगी। तो दोस्तों, ये जो 118 पोस्ट वाली वैकेंसी है ना, इस 118 पोस्ट में अपने हिस्से का एक पोस्ट अपने नाम कर लीजिए दोस्तों। और इसके लिए चाहे आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़े, कड़ा से कड़ा संघर्ष करना पड़े, लेकिन दोस्तों इस बार एग्जाम में फतेह हासिल करके ही रहना है। और इतना संघर्ष, इतना अटूट मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता प्राप्त होगी दोस्तों, तो इस सफलता को, जश्न को मनाने के लिए दोस्तों पूरे मोहल्ले के सामने डीजे बजेगी। और दोस्तों, सबसे पहला गाना चलेगा कि अपना भी टाइम आया है। कौन सा गाना दोस्तों? अपना भी टाइम आया है। और दोस्तों, रसगुल्ले बटेंगे, मिठाइयां बटेंगी, और दोस्तों माँ बाप के पैर छुए जाएंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाएगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी दोस्तों। कितना अच्छा वो वक्त, सोचिए दोस्तों, वो वक्त कितना अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, इस अच्छे वक्त को लाने के लिए आपको संघर्ष अभी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा दोस्तों, तब जाके ये खुशियां आपकी झोली में गिरने वाली हैं। ऐसी ये खुशियां किसी की गुलाम नहीं होती हैं। तो दोस्तों, माँ से किया हुआ वादा भी निभाना है और इस मंजिल को, उसकी औकात भी दिखाना है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, निकालिए अपना नोटबुक, क्योंकि दोस्तों ये जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम कलम की मदद से नहीं दोस्तों, हौसले की मदद से लिखी जाती है। एग्जाम कलम की ताकत से नहीं, हौसले की ताकत से पास किया जाता है ना। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। आज का हमारा मोटिवेशन है कि जो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देता है, और असली इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देता है। और दोस्तों, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो आप कि आने वाले कल को क्या होने वाला है। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों, अगर इस वक्त के साथ आप नहीं चले ना, तो ये वक्त अपनी तस्वीर जरूर बदल देगा, लेकिन दोस्तों इस वक्त को बदलकर हम अपनी तकदीर बदलने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, आपको किस प्रकार से लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, इस प्रश्न को मैं दौड़ा दौड़ा के इसकी हालत खराब करने वाला हूं। देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला, ब्रिटानिया ज्वाइंट के बारे में दोस्तों। ये जो ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नोट कीजिएगा दोस्तों, ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहां पे हम ब्रिटानिया ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें ब्रिटानिया ज्वाइंट किस प्रकार से बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट के लिए ये जो वायर है दोस्तों, इसको किस एंगल पे मोड़ा जाता है, तो आप देखिएगा इसको हम 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। और यहाँ से जो वायर होती आती है दोस्तों, इसको भी हम यहाँ पे 90 डिग्री पे मोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे ये भी पूछ दे कि ये जो वायर आई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप लिखिएगा इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। और हम किसी दूसरे वायर का प्रयोग करके हम इस ज्वाइंट को इस प्रकार से ज्वाइंट बना देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा ब्रिटानिया ज्वाइंट तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो आप लिखिएगा ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहां पे इसका प्रयोग करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ओवरहेड लाइन में हम किस प्रकार के वायर का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेगा ACSR। इसका फुल फॉर्म दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रैनफोर्स्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी तार होती है
वो होता है CCSR। नोट कीजिएगा CCSR, यानी कि कॉपर, कंडक्टर, स्टील और रेनफोर्स्ड। देखिएगा दोस्तों, ये जो ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है, नोट कीजिएगा, इसका प्रयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अलावा और कहाँ करते हैं, तो आप लिखिएगा इसका प्रयोग हम वितरण लाइन में भी करते हैं। कहाँ? वितरण लाइन। नोट कीजिएगा दोस्तों, वितरण लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डोमेस्टिक एरिया होता है, वो जहां पे हम वितरण लाइन लाया जाता है दोस्तों, जहां पे दो पोलों के बीच में 67 मीटर की दूरी होती है ना, उस वाले वितरण लाइन में भी हम इस ब्रिटानिया ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इस ब्रिटानिया ज्वाइंट के अलावा भी और ज्वाइंट होते हैं। उस ज्वाइंट को ध्यान से देखिए, उसको हम पिग टैल के नाम से भी जानते हैं। नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, पिग टैल। इस पिग टैल को दोस्तों हम रैग टैल के भी नाम से जानते हैं। क्या? रैग टैल। अगर आपसे पूछे इस पिग टैल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप लिख दीजिएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर कि पिग टैल का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पे दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, देखिएगा ये जो वितरण लाइन होती है, सॉरी, इस वितरण लाइन का ये जो पोल होता है ना, इस पोल में दोस्तों यहाँ पे क्रॉस आर्म होता है और यहाँ पे लगा होता है हमारा इंसुलेटर। इस इंसुलेटर में दोस्तों हम पिग टैल या रैग टैल प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ना, इसके अलावा कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप लिखिएगा जो घरों में कंट्रोल वायरिंग होती है। क्या? जो घरों के अंदर कंट्रोल वायरिंग होती है ना मेरे दोस्तों, वहां पे जो जंक्शन बॉक्स होते हैं, उन जंक्शन बॉक्स के अंदर भी हम पिग टैल या रैग टैल प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा जो ज्वाइंट होता है ना, उसका नाम होता है मैरिड ज्वाइंट। लिखिएगा मैरिड ज्वाइंट। इसको हम विवाहित जोड़ के नाम से जानते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, विवाहित जोड़, विवाहित जोड़। और दोस्तों इसका जो उपयोग होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप लिखेगा जहां पे तनन शक्ति कम हो, ऐसे वितरण लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। जहां पे तनन दबाव कम हो, वहां पे हम मैरिड ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा भी एक जोड़ होता है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, यूनियन ज्वाइंट। और दोस्तों इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं। नोट कीजिएगा उस नाम को, पश्चिम संघ जोड़। क्या दोस्तों? पश्चिम संघ जोड़ के नाम से भी हम इस वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट को जानते हैं। अगर आपसे ये कह दे ये जो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है ना, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखेगा दोस्तों तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए, तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और ज्वाइंट होता है दोस्तों, उसको भी नोट कीजिएगा साथ ही साथ, उसका नाम है स्कार्फ ज्वाइंट, स्कार्फ ज्वाइंट। दोस्तों इस ज्वाइंट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखिएगा जो अर्थ वायर होता है, क्या? जो अर्थ वायर होती है ना दोस्तों, उस अर्थ वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए। क्या? ये जो अर्थ वायर होता है, इस वायर की जब हमें लंबाई बढ़ाना हो, तो वहां पे हम स्कार्फ प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए पूरा डिटेल्स, यानी कि ये क्वेश्चन अपने अंदर कितने सारे पॉइंट को छिपा के रखा हुआ था दोस्तों। मैं सभी पॉइंटों को बाहर निकाल दिया हूं, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा दोस्तों, क्लास को छोड़कर आपको भागना नहीं है, क्योंकि अगर क्लास छोड़कर आप भागते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप आज के दिन हजारों स्टूडेंट के पीछे हो जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया दोस्तों इतने स्पीड से भाग रही है ना, इतना कंपटीशन हो गया है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से क्लास छोड़ के जाएंगे दोस्तों, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिएगा पश्च अभिनत में डायोड जो होता है ना, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होने का कारण बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा डायोड होता है, ये जो डायोड होता है ना, दो प्रकार की अर्धचालक से मिलकर तैयार होता है। पहला होता है पी प्रकार का दोस्तों, और दूसरा ये जो होता है हमारा, ये होता है एन प्रकार का। जब पी और एन दो अर्धचालक को एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है दोस्तों डायोड। ठीक है ना। इस डायोड को हम क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीएन जो डायोड होता है ना दोस्तों, इसको क्रिस्टल डायोड के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए ये डायोड होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे होगा दोस्तों
कैथोड जिसको हम माइनस टर्मिनल कहते हैं, और यहाँ पे होगा एनोड जिसको हम प्लस वाला टर्मिनल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मुख्य बात ये है कि ये जो हमारा पीएन डायोड होता है ना, ये इसकी जब बायसिंग करते हैं, अभिनत को हम बायस कहते हैं, इसको दो प्रकार की बायसिंग दी जाती है। कौन सी? दो प्रकार की बायसिंग दी जाती है। पहला तो होता है दोस्तों फॉरवर्ड बायस यानी कि FB, और दूसरा होता है रिवर्स बायस RB। दोस्तों ये जो डायोड होता है केवल फॉरवर्ड बायस में ही धारा का प्रवाह कराती है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉरवर्ड बायस होता है ना, जब फॉरवर्ड बायस में इस पीएन डायोड को कनेक्ट करते हैं तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल है ना, इस बैरियर पोटेंशियल का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, जिससे ये जो P प्रकार के क्षेत्र है इसमें से होल्स निकलकर N प्रकार की क्षेत्र में चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन आगे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है। और जो रिवर्स बायस होता है ना, इस रिवर्स बायस में क्या होता है कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट पीछे की तरफ यानी कि करंट इसमें प्रवाहित नहीं हो पाते हैं रिवर्स बायस में। यही पूछ रहा है दोस्तों कि बैरियर का पोटेंशियल अधिक हो जाने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। देखिए धारा का प्रवाह नहीं होता है, किस वजह से? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि बैरियर पोटेंशियल होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस डायोड के बारे में पूछा है इन्होंने, तो ये तो डायोड का कौन सा सिंबल है? तो आप लिखिएगा ये डायोड का है हमारा ग्राफिक सिंबल, लिखेगा ये है हमारा ग्राफिक सिंबल। और इसका सर्किट वाला सिंबल देखिएगा दोस्तों, ये होता है सर्किट वाला सिंबल, ये हो गया हमारा सर्किट वाला सिंबल। यहाँ पे होता है कैथोड, नोट कीजिएगा ये हमारा कैथोड वाली सिरा है और ये हमारा दोस्तों एनोड वाली सिरा। ठीक है, ये है एनोड और ये है कैथोड। अगर आपसे पूछे कि ये जो तीर वाली निशान है इस प्रकार से जो दिख रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आप लिखिएगा ये धारा प्रवाह को इंडिकेट कर रहा है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा आगे जा रही है। और ये डंडा सा जो दिख रहा है दोस्तों, ये किसको बताता है? ये बार को बताता है। किसको? बार को। तो इस प्रकार से इसका पूरा डिटेल्स है। अब देखिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिएगा दोस्तों, कनेक्शन द्वारा किस कनेक्शन द्वारा न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है? अब देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, नोट कीजिएगा ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहली होती है स्टार और दूसरी होती है डेल्टा। ये जो स्टार वाली कनेक्शन होता है दोस्तों, क्या होता है कि हमारे भारत देश में कुल दो प्रकार की सप्लाई है, पहला सिंगल फेज का और दूसरा 3 फेज का। जब हमें इस 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम स्टार प्रकार का कनेक्शन करते हैं। अब देखिए 3 फेज को कैसे सिंगल फेज में बदलते हैं। ये प्राइमरी, मान लीजिए ये एक फेज है, ये फेज का पहला सिरा, ये है दूसरा सिरा। यहाँ पे एक फेज है, ये फेज का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। यहाँ पे एक फेज यहाँ से आ रही है, ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा। इन सभी दूसरे सिरों को दोस्तों आपस में कर दीजिए एक साथ मिलान। ये है पहला फेज, ये है दूसरा फेज, ये है तीसरा फेज। अब देखिएगा दोस्तों, इस 3 फेज को हम सिंगल फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इस पॉइंट से ना एक न्यूट्रल पॉइंट शॉर्ट करके निकाल दिया जाता है, ये क्या है? N। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गया। तो सिंगल फेज में दोस्तों कन्वर्ट होने पर ये जो हमारी स्टार कनेक्शन है दोस्तों, ये 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कनेक्शन है जिसमें न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए ना, न्यूट्रल तो हम केवल स्टार कनेक्शन में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है ना, इसमें तो केवल 3 फेज ही होता है, इससे न्यूट्रल नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या इससे न्यूट्रल नहीं प्राप्त किया जा सकता? देखिए फेज 1, फेज 2 और ये है फेज 3, इसमें न्यूट्रल नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर आपसे पूछे कि ये जो स्टार कनेक्शन होता है तो 2 फेजों के बीच में कितना अंतर होता है, तो आप लिखेगा 120 इलेक्ट्रिकली रूप से, कितना
विद्युतीय रूप से दोस्तों, यांत्रिक रूप से नहीं। 120 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों। इसी के साथ हम कुछ और पॉइंट जान लेते हैं इस स्टार कनेक्शन के बारे में। अगर आपसे पूछे ना कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट कितना होता है, तो आप लिखेगा इसमें जो लाइन धारा होता है ना, ये फेज धारा के बराबर होता है। क्या? फेज धारा के बराबर होता है। लेकिन जो इसमें लाइन वोल्टेज होता है दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज ना फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। कितना? √3 गुना होता है फेज वोल्टेज। नोट कीजिएगा दोस्तों इस फेज वोल्टेज को। एक पॉइंट इस डेल्टा कनेक्शन की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये जो डेल्टा कनेक्शन है जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें लाइन वोल्टेज, क्या? इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज ना फेज वोल्टेज के बराबर होता है। क्या? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन जो लाइन का करंट होता है, क्या? लाइन का करंट होता है दोस्तों, ये √3 गुना होता है फेज के करंट का। ये होता है डेल्टा के लिए, और दोस्तों ये दोनों होते हैं स्टार के लिए। ठीक है, ये दोनों स्टार कनेक्शन के लिए और ये डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से सीरीज और समांतर प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब देखिएगा यूपीपीसीएल का क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये जो 22 सितंबर 2015 में एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी आर्मिनल TG2 का। ध्यान दीजिए, घरों में जो सीलिंग रोज लगा होता है उसको कहाँ लगाया जाता है? छतों में, बालकनियों में, या दीवारों में, या फर्श में? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों राइट आंसर है। छतों में भी लगाया जा सकता है और दीवारों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो यूपी आर्मिनल वाले हैं ना, इन्होंने दीवारों वाले ऑप्शन को ही सही माना है। तो दोस्तों हमें भी इसे सही मानना होगा। ठीक है, लेकिन वैसे छतों वाली ऑप्शन भी सही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कि मोटर के कम्यूटेटर में कौन सी वाइंडिंग किया जाता है। क्या आपने इस पूरे ITI के अंदर दोस्तों ये चीज पढ़ा है कि कम्यूटेटर के अंदर भी वाइंडिंग की जाती है? तो आप लिखेगा इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो फुल पिच वाइंडिंग होता है, क्या? ये जो फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग है ना, ये कहाँ की जाती है? तो आप लिखिएगा ये AC मोटर में की जाने वाली वाइंडिंग है। कहाँ? AC मोटर में। और दोस्तों ये जो लैप वाइंडिंग है ये DC मोटर में की जाती है। कहाँ? DC मोटर के अंदर की जाती है। अगर आपसे पूछे कि शॉर्ट और फुल पिच वाइंडिंग में से DC मोटर में कौन सी की जाती है, तो आप लिखेगा ये हमेशा फुल पिच वाइंडिंग ही DC मोटर के अंदर की जाती है। नोट कीजिएगा दोस्तों, फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग ये केवल DC मोटर के अंदर किया जाने वाला वाइंडिंग है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो AC मोटर होता है ना, इसमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने का क्या मतलब होता है? तो ये हार्मोनिक्स को समाप्त करता है। लिखिएगा हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए, हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, ये हार्मोनिक्स को समाप्त कर देता है। लेकिन जो फुल पिच वाइंडिंग है ये केवल DC मोटर के अंदर ही किया जाता है दोस्तों। और ये लैप वाइंडिंग है ना, DC मोटर में कहाँ किया जाता है? तो आप लिखेगा ये आर्मेचर में किया जाता है। कहाँ? आर्मेचर में। जब DC करंट इस प्रकार का हो कि वोल्टेज क्या हो? वोल्टेज हो दोस्तों लो, और इसमें जो करंट है ना, यानी कि जो इसमें I है, करंट इसमें हो हाई, ऐसे DC मोटर में हम लैप प्रकार के वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इस लैप का मतलब होता है समांतर। क्या? इसका मतलब होता है समांतर। तो देखिएगा दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स इस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यानी कि क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद ना तो आपको लाइक करना है, ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना ही इसको क्लास को शेयर करना है। पूरा का पूरा अपना ध्यान रखना है कहाँ पे दोस्तों? इस बोर्ड पे, इस लिखे हुए क्लास में, सॉरी इस लिखे हुए शब्द की तरफ। देखिएगा रेक्टिफायर सर्किट में समान मान का DC प्राप्त करने के लिए क्या लगाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% गारंटी है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर सर्किट है उसमें हमें DC प्राप्त करना है। ठीक ना, एक समान मान का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समान मान का। तो हमें क्या लगाना होगा? देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं रेक्टिफायर,
यहाँ पे हम रेक्टिफायर लगाते हैं। इस रेक्टिफायर में क्या होता है, इसके अंदर डायोड लगा होता है, ठीक ना। इस रेक्टिफायर डिवाइस को हम सबसे पहले यहाँ से देते हैं एसी, यो ही प्योर साइनसॉइडल वेव फॉर्म वाला। फिर ये क्या करता है, डायोड इस एसी को बदल देता है डीसी में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें चाहिए एक समान वाली मान, लेकिन डीसी होती है ना दोस्तों, यहाँ पे ये जो डायोड होता है, डायोड के द्वारा बदला हुआ पावर इस प्रकार से डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि इसमें बहुत अधिक पल्सेटिंग है। अब इस डीसी को हमें शुद्ध डीसी बनाने के लिए यहाँ पे लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं फिल्टर। दोस्तों ये फिल्टर किसको करता है, इसमें जो रिपल्स है ना, रिपल्स को फिल्टर केवल 80% ही कर पाता है, शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं करता। फिल्टर के द्वारा जो डीसी प्राप्त होती है वो इस प्रकार की होती है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे रेगुलेटर, यहाँ पे रेगुलेटर लगाएंगे। अब ये रेगुलेटर क्या करेगा, ये 100% रिपल्स को समाप्त कर देगा और आउटपुट में हमें प्योर डीसी प्रदान करेगा। देखिए ये बता रहा है, ये नीचे वाली लाइन टाइम को बता रही है और ये डीसी करंट को, यानी कि करंट टाइम के अनुसार सीधी चल रही है और डीसी सर्किट में करंट इसी प्रकार से चलती है। अब देखिए ऑप्शन में रेगुलेटर है क्या, बिल्कुल नहीं है, फिल्टर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चोक है ना, चोक के बारे में भी देख लेते हैं कि चोक कहाँ लगाया जाता है। तो आप लिखिएगा ट्यूबलाइट में। कहा, ट्यूबलाइट में दोस्तों। इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। और दोस्तों ये जो ऑसिलेटर है ना, ये फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए, नोट कीजिएगा, ये कहाँ किया जाता है इसका उत्पन्न, इसका प्रयोग फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका टोटल जानकारी है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अगर परिपथ का अधिकतम मान 20 एम्पियर है तो आरएमएस धारा का मान कितना होगा। एक सूत्र होता है दोस्तों, इस सूत्र को ध्यान से नोट कीजिएगा। IRMS बराबर होता है 0.707 गुणे अधिकतम मान, मैक्सिमम करंट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, IRMS निकालना है। तो IRMS बराबर है 0.707। ये क्या है, मैक्सिमम करंट। यही अधिकतम मान यहाँ पे लिखा हुआ है 20 एम्पियर, लिखिएगा 20। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कट करने के लिए जब मैं कट करूंगा तो नीचे आएगा 1000, ठीक है। अब 1 0 से ये कट गया 1 0। अब देखिए इसको जब गुणा करूंगा तो आएगा 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14। अब बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। यानी कि नीचे 2 0 है तो दो, इसके बाद 2 संख्या के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, तो आंसर कितना हो गया, 14.14 एम्पियर। कितना हो गया इसका करेक्ट आंसर, 14.14 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को, कार्य क्षेत्र के आधार पर केबल का प्रकार कौन नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पीवीसी केबल या VIR या पनडुब्बी। दोस्तों ये पनडुब्बी ना, ये गोताखोर होते हैं क्या, समुद्र में समुद्र की गहराई नापने के लिए गोताखोर होते हैं, यानी कि पनडुब्बी वाली ऐसी कोई भी केबल नहीं होती है। अब देखिए ये जो VIR केबल होता है ना, इसका पूरा नाम लिखिए दोस्तों, वैल्केनाइज्ड इंडिया रबर, वैल्केनाइज्ड इंडिया रबर इसका पूरा नाम होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये जो कंड्यूट वायरिंग होती है, लिखिएगा कंड्यूट वायरिंग में, कहाँ, कंड्यूट वायरिंग। और इसके अलावा ना दोस्तों, जो केसिंग केपिंग की वायरिंग होती है, इस केसिंग केपिंग वाले वायरिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका VIR केबल का। लेकिन दोस्तों अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका स्थान ले लिया है PVC केबल, यानी कि पॉलीविनाइल, लिखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। दोस्तों ये जो पीवीसी केबल होता है ना, इसका वायरिंग में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? घरेलू की जो कंट्रोल वायरिंग होता है, इसका प्रयोग वहीं पे किया जाता है। और दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, इस केबल का प्रयोग दोस्तों दूर संचार में किया जाता है। कहाँ लिखिएगा? दूर संचार में इसका प्रयोग करते हैं। दूर संचार में कहाँ पे दोस्तों? जैसे जो मोबाइल का नेटवर्क हो गया, क्या मोबाइल का जो नेटवर्क हो गया ना, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, मैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल का चित्र बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा एक प्रकार का केबल है। अब इसमें केबल दोस्तों, इस केबल के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है ना, वो जिग जैग रूप में होता है। किस प्रकार से? वो जिग जैग प्रकार से होता है। अब देखिएगा, यहाँ से करंट एंट्री किया तो डायरेक्ट इसके ऊपरी वाले पॉइंट पे टच हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया डायरेक्ट इसके नीचे वाले पॉइंट पे, तो ऊपर कभी कभी नीचे करता हुआ ये आगे निकल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जिग जैग। नोट कीजिएगा, इसको जिग जैग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, ये कांच और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। लिखिएगा, कांच तथा प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या? कांच तथा प्लास्टिक से मिलकर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनता है। ये TIR के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका पूरा नाम लिखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखिएगा, टोटल रिफ्लेक्टिंग। इसी सिद्धांत पे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल काम करती है, TIR के सिद्धांत पर। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये एक नया सवाल है। देखिए, क्या एक नया सवाल है कि जो टेनन सा होता है ना, ये जो हमारा टेनन सा होता है, इस टेनन सा में जो दांत लगे होते हैं, अगर दांत में धार खत्म हो गए हैं तो धार लगाने के लिए हम किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करते हैं? लिखिएगा दोस्तों, इसी फाइल को हम रेती कहते हैं। क्या? इसको हम रेती के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये गलत है, क्योंकि आयताकार प्रकार की कोई भी फाइल नहीं होती है, त्रिभुजाकार प्रकार की फाइल होती है। दोस्तों इसी का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा दोस्तों टेनन सा। ये है टेनन सा के दांते। यहां से इसका दांते इस प्रकार से बनी होती हैं। ये बन गया दोस्तों हमारा टेनन सा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो अगर आपसे पूछे ना इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है, 150 mm, और अगर इसको पूछे इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो आप लिखिएगा इसकी चौड़ाई होती है लगभग 100 mm। और दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, अगर इन दो दांतों, ये जो दांतें हैं ना, तो दो दांतों के बीच की दूरी कितनी होती है? लिखिएगा 0.48 से लेकर 0.60 mm दो दांतों के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टेनन सा होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपकी सामने आ चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को, इनमें से कौन सा सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के प्रकार का नहीं है, यानी कि एक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में पूछ रहा है। स्वयं की सुरक्षा, औजारों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, ये सभी के सब दोस्तों एक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो हमारा सड़क की सुरक्षा है ना, ये एक्यूपेशनल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। ये सभी के सब किसके अंदर आते हैं? ये सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समय के साथ बदलने वाली राशियां क्या कहलाती हैं? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो समय के साथ ना परिवर्तित हो जाती हैं, उन राशियों को क्या कहते हैं? टेंसर राशि या डीसी राशि, परिमाणित राशि या फेजर राशि। दोस्तों इसको हम फेजर राशि के नाम से जानते हैं। क्या? फेजर राशि के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ,
फ्लेमिंग के दाएं हस्त का अंगूठा जो होता है दोस्तों, ये क्या बताता है? सबसे पहले लिखेगा इस फ्लेमिंग का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है जॉन एम्ब्रोस। नोट कीजिएगा दोस्तों, जॉन एम्ब्रोस इसका पूरा नाम है। जॉन एम्ब्रोस इनका पूरा नाम होता है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने राइट हैंड का प्रयोग करके डीसी जनरेटर के बारे में बताया। किसके? डीसी जनरेटर के बारे में बताया कि जो इनका दाएं हाथ का अंगूठा होता है वो चालक के घूमने की दिशा को बताता है। किसको दोस्तों? चालक के घूमने की दिशा। इसके अलावा कभी ऑप्शन में लिख देता है कि बल की दिशा। क्या? बल की दिशा दोस्तों, या चालक की जो दिशा होती है, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि चालक इसमें दोस्तों आर्मेचर होता है। क्या? चालक जो होता है ना, वो आर्मेचर होता है और आर्मेचर ही घूमता है, और घूमने के लिए किसी न किसी बल की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए चाहे चालक के घूमने की दिशा कह दीजिए या बल की दिशा, दोनों एक ही बात है। और दोस्तों जो पहली उंगली होती है वो फ्लक्स को बताती है, और जो बीच वाली उंगली होती है ना, वो ईएमएफ को बताती है। किसको? ईएमएफ को। लिखेगा यहाँ पे बीच वाली उंगली, बीच वाली उंगली ईएमएफ को बताती है, और पहली उंगली, जो पहली उंगली होती है दोस्तों, वो बताती है विद्युत फ्लक्स को। किसको? ये बताती है विद्युत फ्लक्स को। और अंगूठा यहाँ पे लिखेगा, जो हमारा अंगूठा होता है, ये अंगूठा बताती है बल की दिशा को, बल की दिशा को। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चोक ना लगे होने पर परिपथ में लगे ट्यूबलाइट में क्या असर पड़ेगा? देखिए दोस्तों, इस चोक के बारे में देखते हैं। ट्यूबलाइट हमारी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। अब किस प्रकार से फ्यूज होगी? अब देखिए, ये हमारा है ट्यूबलाइट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारी है ट्यूबलाइट। इस प्रकार से ट्यूबलाइट का ये ट्यूब है, और यहाँ पे इसमें लगा होता है दो छोटे छोटे से एलिमेंट। ये है एक साइड और दूसरे साइड का ये है। ये हो गए दोस्तों। अब इनके बीच में आर्गन गैस भरी होती है। क्या? नोट कीजिएगा, इनके बीच में क्या, कौन सी गैस भरी होती है? तो आप लिखिएगा, इनके बीच में पारा की बूंदे यानी कि मरकरी की बूंदे भरी होती हैं, और इसी के साथ में आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी? आर्गन गैस भरी होती है। अब देखिए, इसको हम जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये किस प्रकार से व्यवहार करती है। यहाँ से हमने सप्लाई सोर्स दिया। अब मान लीजिए हम यहीं पे लगा देते हैं अपने इस चोक को। मान लीजिए ये डिवाइस है चोक, ये क्या है? चोक। चोक दोस्तों, ये तार, पतले तारों की कुंडली होती है। क्या? ये पतले तारों की कुंडली होती है। नोट कीजिएगा, पतले तारों की कॉइल होती है। पतले तारों की कॉइल कौन सी होती है? ये चोक होती है पतले तारों की। ये स्टार्टिंग में क्या करता है? हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। नोट कीजिएगा, ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाई वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे जो पारा की बूंदे हैं ना और आर्गन है, ये आपस में क्या करती हैं दोस्तों? आपस में क्रिया करने लगती हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ से दोस्तों प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट की ऊपरी वाली लेयर में दोस्तों यहाँ पे फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। क्या? यहाँ पे दोनों साइड फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, क्योंकि जो प्रकाश उत्पन्न होता है ना, इस प्रकाश को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए ये कोटिंग कर दी जाती है ताकि हम इससे उत्पन्न होने वाले प्रकाशों को देख सके और इसका उपयोग कर सके। ये दोस्तों किसकी कोटिंग होती है? तो आप लिखेगा, ये कोटिंग होती है फास्फोरस की। यहाँ पे
फास्फोरस की कोटिंग होती है। दोस्तों ये क्या करता है, चोक हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है ताकि हमारे ट्यूबलाइट ऑन हो जाए। और चोक इसके अलावा क्या काम करता है कि पतले तारों की बनी होती है। और दोस्तों जो पतले तार होते हैं ना, इनका प्रतिरोध अधिक होता है। क्या, इनका जो प्रतिरोध होता है अधिक होता है। और प्रतिरोध के अधिक होने से ना इसमें जो धारा होता है वो धारा कम प्रवाहित होती है। यानी कि अगर चोक नहीं लगा रहेगा तो धारा दोस्तों बहुत अधिक प्रवाहित होगी। और धारा अधिक प्रवाहित होने से ट्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्यूब लाइट हमारी फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए चोक लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी पॉइंट नोट कीजिए, ये जो हमारी चोक होती है ना, अगर इस चोक को हम लगाते हैं तो सर्किट में नुकसान क्या है, तो आप लिखिएगा नुकसान ये है कि जो हमारा पीएफ होता है, पावर फैक्टर, ये हो जाता है डाउन। अब इस पावर फैक्टर को घटाने वाला कौन है, चोक, क्योंकि ये एक प्रकार का इंडक्टिव लोड है। तो दोस्तों इस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो यहीं पे हम यहाँ पे एक कैपेसिटर इसके समांतर क्रम में 0.2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा देंगे और पावर फैक्टर इसका सुधर जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो लिखिएगा ट्यूबलाइट हमारी फ्यूज हो जाएगी। क्योंकि ये जो चोक है ना, चोक पतले तारों की बनी होती है और पतले तारों का रेजिस्टेंस अधिक होता है। रेजिस्टेंस अधिक होने से धारा कम प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ पे जब चोक ही नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस 0 हो गई। अब धारा क्या होगी, अनंत धारा बहेगी, जिसकी वजह से दोस्तों ये ट्यूबलाइट हमारी फ्यूज हो जाएगी। क्या, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, सोलर सेल कौन से यंत्र होते हैं। देखिएगा जो सोलर सेल होते हैं ना, ये सोलर सेल दोस्तों इसको हम लोड सेल के नाम से भी जानते हैं। नोट कीजिएगा, इसको हम लोड सेल के नाम से भी जानते हैं। लिखिएगा दोस्तों, लोड सेल, सोलर सेल को हम लोड सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है ना, ये फोटोवोल्टेइक यंत्र होता है। पूछा ना कौन सा यंत्र, तो लिखिएगा फोटोवोल्टेइक यंत्र होता है। ये जो फोटोवोल्टेइक यंत्र है ना, ये अर्धचालक से बनता है। किससे, अर्धचालक से, यानी कि सेमी कंडक्टर से। मान लीजिए ये हमारा फोटोवोल्टेइक यंत्र है, ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ती है, अब देखिएगा दोस्तों इसका क्रियाकलाप थोड़ा समझिएगा। ये जो हमारा अर्धचालक से बना फोटोवोल्टेइक सेल है, अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। किसमें, सहसंयोजी बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपस में इस प्रकार से बंधे होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपस में बंधे होते हैं। और ऐसा बंधे होने के कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते। लेकिन जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है दोस्तों, ये सूरज की रोशनी कैसी होती है, ये गर्म होती है। और गर्म होते ही यानी कि तापमान बढ़ते ही अर्धचालक में क्या होती है, तापमान बढ़ने से अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। कैसे, जैसे इन पर सूर्य की किरणें पड़ती है, इनका जो बंधन है दोस्तों, ये बंधन आपस में टूट जाता है। जैसे ये टूट जाता है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह चारों तरफ फिर से घूमने लगते हैं और यही विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। यानी कि इस फोटोवोल्टेइक सेल में जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है, इन इलेक्ट्रॉनों का बंधन टूट जाता है। इनके टूटने से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगते हैं। यानी कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र फोटोवोल्टेइक यंत्र कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इस गति मापक यंत्र के बारे में। गति मापक में 2 प्रकार के यंत्र होते हैं। पहला तो होता है पहला तो दोस्तों टैकोमीटर। ये टैकोमीटर क्या करता है, ये मोटर की गति मापता है। किसकी, मोटर की गति मापता है। और जो दूसरा होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। इसको ओडोमीटर कहा जाता है। और ये वाहनों की गति मापता है। इसकी वाहनों की गति मापता है, इसे हम ओडोमीटर। और टैकोमीटर मोटर की गति मापता है। हाइड्रोमीटर के बारे में लिखिएगा दोस्तों, ये बैटरी की आपेक्षिक घनत्व, क्या, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापने वाली युक्ति है। बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कौन मापता है, तो ये मापता है हाइड्रोमीटर यंत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर
14 कंप्लीट हो चुका, 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मध्यवर्ती प्रकार का जो स्विच होता है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? दोस्तों इनमें कुल 4 टर्मिनल होते हैं। कितने? 4 टर्मिनल। मध्यवर्ती का मतलब होता है दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच की बात कर रहा है। किसकी? इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्विच में कुल 4 टर्मिनल होते हैं और इस प्रकार से होते हैं चारों टर्मिनल। ये देखिए, ये है हमारा इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती प्रकार का स्विच। अब दोस्तों इस इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आप लिखिएगा एक लैंप को, कितने? केवल एक लैंप को जब हमें 3 स्थान से कंट्रोल करना हो। कहाँ से? 3 स्थान से कंट्रोल करना हो तो हम मध्यवर्ती प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं। देखिएगा अगला है, अगर केरोसिन डीजल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केरोसिन और डीजल किस प्रकार का पदार्थ है? ये द्रव प्रकार का पदार्थ है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फॉल्ट यानी कि विद्युत, ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ये क्लास डी प्रकार की श्रेणी में आता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अगर इनके कारण आग लगती है तो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो उसका नाम होता है हेलोन प्रकार। क्या? उसका नाम है हेलोन प्रकार। आप पूछेंगे कि इस हेलोन के अंदर क्या भरा होता है? तो लिखेगा इसके अंदर CTC भरा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस CTC को दोस्तों हम BCF के नाम से भी जानते हैं, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों कपड़ा, लकड़ी, जूट और कपास के द्वारा आग लगी हो तो हम पानी की बौछार युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा अगर रसोई वाली तेल से आग लगी हो तो हम रसायन प्रकार युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फील्ड वाइंडिंग के बारे में। क्या? फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस का मान कितना होगा अगर डीसी मोटर में प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल जो है ना इसमें प्रतिरोध का मान 10 ओम है। देखिएगा दोस्तों, कॉपर लॉस को हम किस में मापते हैं? तो आप लिखेगा इसको हम वाट में मापते हैं। वाट को P से डिनोट किया जाता है और दोस्तों वाट को W से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, वाट को W से भी लिखा जाता है और इसका एक सूत्र होता है दोस्तों I²R। अब देखिए यहाँ से जब वाट निकालते हैं तो I² यानी कि इस वाले करंट की बात कर रहा है। कौन सी? डीसी मोटर में जो प्रवाहित करंट है ना उसको, यानी कि 10 गुणे 10, क्योंकि यहाँ पे I² है, करंट कितना है? 2 है, गुणे प्रतिरोध का मान कितना है? 10। अब 10 को 10 से गुणा कीजिए, 100 आएगा, फिर 100 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1000 वाट आएगा। यानी इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अगर किसी डीसी जनरेटर का रेजिडुअल मैग्नेट, रेजिडुअल का मतलब होता है दोस्तों अवशिष्ट चुंबक। क्या? अवशिष्ट चुंबक। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को और नोट कीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर कि रेजिडुअल को अवशिष्ट और मैग्नेट को चुंबक कहते हैं। अगर समाप्त हो जाए तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए? दोस्तों उसके लिए ना जनरेटर को क्या करना चाहिए कि 10% की सप्लाई देकर बैटरी से जोड़ देना चाहिए। क्या? बैटरी से जोड़ देना चाहिए जनरेटर को। सॉरी, ये जो बैटरी से चार्ज करना चाहिए जनरेटर को 10% की सप्लाई देकर। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर 5 लेयर वाली है? देखिए SCR जो होता है ना ये तो 4 लेयर वाली है। कितना? ये 4 लेयर वाली है। और जो डायक होता है यही है दोस्तों 5 लेयर वाली, यही है 5 लेयर वाली। ठीक है, ये हमारी 5 लेयर की। UJT होता है, ये होता है 3 लेयर का और BJT भी होती है, ये भी है 3 लेयर की। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछे SCR का पूरा नाम बताना तो आप लिखेगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और डायक का कोई पूरा नाम नहीं होता। UJT का देखिए दोस्तों यूनी जंक्शन,
यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बीजेटी का लिखिएगा बाइपोलर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो आप लिखेगा बैटरी चार्जिंग के लिए। कहाँ? बैटरी चार्ज करने के लिए। और डायोड का प्रयोग दोस्तों मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लिखेगा स्पीड कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए डायोड का। और यूजेटी का दोस्तों इसको फेज कंट्रोल करने के लिए, किसका? फेज का जब हम कंट्रोल करना है वहां पे हम यूजेटी का प्रयोग करेंगे। और बीजेटी का दोस्तों ऑसिलेटर के रूप में, क्या? ऑसिलेटर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में हम बीजेटी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लाइट एमिटिंग डायोड की क्षमता किसमें होती है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एलईडी के बारे में देखते हैं। क्या? इस एलईडी के बारे में देखते हैं। तो एलईडी का पूरा नाम लिखिए लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों ये जो एलईडी होती है ना, अगर आपसे पूछे, मान लीजिए ये है हमारी बल्ब, ये हमारी बल्ब है। इस बल्ब, ये एलईडी है, इस बल्ब के अंदर जो सफेद कलर की कोटिंग होती है ना, वो किसकी परत चढ़ाई जाती है? लिखिएगा दोस्तों गैलियम आर्सेनिक फास्फेट, गैलियम आर्सेनिक फास्फेट की कोटिंग किया जाता है। ठीक है। इस बल्ब के अंदर मान लीजिए ये हमारा एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब के अंदर जो सफेद कलर का कोटिंग किया जाता है वो गैलियम आर्सेनिक फास्फेट की कोटिंग होती है। अगर पूछे दोस्तों ये जो हमारा एलईडी लाइट है ना, इस लाइट को चालू करने कितने वोल्टेज की जरूरत होती है? तो आप लिखिएगा 1.7 वोल्ट से 3 वोल्ट। कितना? 1.7 से 3 वोल्ट। अगर करंट के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक। कितना? 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक करंट में एलईडी चालू हो जाती है। और 0.7 से 3 वोल्ट तक में एलईडी चालू हो जाती है। एलईडी दोस्तों एक प्रकार का डायोड है और डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। और डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं ना, तो ये एलईडी क्या करता है? प्रकाश देना उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना? फॉरवर्ड बायस में ये प्रकाश देना उत्पन्न कर देता है। जैसे ही रिवर्स बायस में लेते हैं इसको, प्रकाश देना ये बंद कर देती है। ठीक है ना? तो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में जब चलाते हैं तो ये प्रकाश देती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमसे पूछा है इसकी क्षमता किस में होती है, तो यहाँ पे देखिए ये मिली एम्पियर में है। किस में है? मिली एम्पियर। इस दोस्तों ये जो एम लिखा हुआ है ना, इस एम को ध्यान दीजिए, ये अभी स्मॉल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब होता है मिली। अगर ये कैपिटल में लेटर में लिखा होता एम तो इसका मतलब हो जाता मेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने अंदर की इस जुनून को बरकरार रखिए, इस जुनून को यूं ही बनाए रखिएगा दोस्तों। यही जुनून एग्जाम के अंदर काम आने वाला है। और दोस्तों मैं उन सभी सवालों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सवाल आपको बहुत अधिक तंग करते हैं। उन सभी सवालों को आपके सामने हाजिर करूंगा। तो दोस्तों ये जो 22 सितंबर 2015 में जो एग्जाम हुआ था यूपी आर्मिनल का, इस एग्जाम में जो कुल 150 प्रश्न आए थे दोस्तों, उनमें से 20 प्रश्नों को आज हमने पूरा विस्तार पूर्वक हल किया है। दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा और मुझे ये कहना है कि मैंने अपने आप से वादा किया है दोस्तों कि मैं आने वाले 4 महीना के अंदर इसी YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों को लाइव पढ़ाऊंगा। दोस्तों इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है और आपके साथ की जरूरत है। अपना साथ जरूर दीजिएगा इस छोटे भाई को।
दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप जब क्लास स्टार्ट हो जाए दोस्तों, ना तो आपको सब्सक्राइब करना है, ना लाइक करना है, ना ही कुछ करना है, केवल आपका फोकस होना चाहिए इस बोर्ड की तरफ और इस चटकते मटकते सवालों की तरफ दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा आपके सामने दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।